हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 22 की। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट क्लास होगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बाय पार्ट्स मेथड को देखेंगे, u इंटू वी वाला फार्मूला। एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ना। जैसे कि मैंने बोला था कि 90% सवाल जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही पूछे जाते हैं। ओके, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो या जेईई की एग्जाम की बात हो, तो 90% सवाल जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ओके, तो आज जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट क्लास होगी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के लास्ट क्लास में क्या होने वाला है। और आज कॉन्सेप्ट भी खत्म होने वाली है ना। कॉन्सेप्ट 20 है ना। मैंने बोला था कि आपको 20 कॉन्सेप्ट बताएंगे, शायद 19 तक मैंने बता दिया है। और आज जो है कॉन्सेप्ट नंबर 20 है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट 20 है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट 20 क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंटीग्रेशन के सवाल में रूट के अंदर कुछ भी आ जाए तब। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट शायद 3 में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन के सवाल में रूट के अंदर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ आ जाए तो उसे दिमाग लगाकर हटा देते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि इंटीग्रेशन के सवाल में रूट के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ आ जाए तो उसे क्या करेंगे, दिमाग लगाकर हटा देंगे। ओके, तो वो चीज़ तो ठीक है, काम तो यही करना है ना। वो कॉन्सेप्ट फेल नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो रूट के अंदर कोई भी चीज़, वही बात मैं फिर से रिपीट कर, रूट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं रहना चाहिए, अगर आएगा तो उसको दिमाग लगाकर हटाना है। ओके, अगर हट जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हटता है तो फिर उसके लिए जो है मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 20 लिखा है। ओके, तो रूट के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, हट जाता तो अच्छी बात है, नहीं हटता है तो उसके लिए जो है ना, अगर रूट के अंदर कोई चीज़ है, अगर हम हटाना चाह रहे हैं, हट ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट नंबर 20 का हेल्प लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 20 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन के सवाल में रूट के अंदर कुछ आ जाए तब पहला स्टेप में क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे, रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, हट गया तो अच्छी बात है, हट जाएगा तो फिर आपका आंसर आ जाता है ना। सॉल्व करते हैं, बहुत सारे सवाल देखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो सही, आप बहुत सारे लोग जो बुक सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अगर हट गया तो ठीक है, रूट के अंदर कोई भी चीज़ है वो हट गया तो हटने के बाद आपका आंसर आ जाता है। स्टेप 2 है ना, अगर रूट नहीं हटे तब इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई रूट के अंदर चीज़ें आ गया है और वो रूट से बाहर ही नहीं हो रहा है ना, कोई फार्मूला लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, बाहर ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम जो है इंटीग्रेशन के फार्मूला के बारे में सोचेंगे कि रूट के अंदर ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है ना, कि रूट के अंदर कोई ऐसा चीज़ है जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो इंटीग्रेशन का, है ना। जैसे कि हम लोग 21 नंबर लेक्चर में सीखे हैं कि रूट के अंदर कौन कौन किस किस तरह की चीज़ें रहता है और किसके लिए फार्मूला होता है ना। तो रूट के अंदर अगर कोई चीज़ आ जाए तो सबसे पहला काम तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, नहीं हटेगा तो तब सोचेंगे कि फार्मूला लगाने की कोशिश करना है ना। फार्मूला तब देखेंगे कि अच्छा ये फार्मूला पर तो सेट नहीं है, अगर होगा तो फार्मूला सेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, अगर फार्मूला भी नहीं लगेगा तब क्या करना, तीसरा काम सिस्टमेटिक वे से करना है, सिस्टमेटिक तरीके से सोचना है। पहला स्टेप का काम पहले सोचना है, फिर दूसरा स्टेप का, फिर तीसरा स्टेप का, फिर चौथा स्टेप का, इस तरह से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चौथे के बारे में सोचने लगे, नो, पहला के बारे में सोचेंगे, पहला अगर फेल हो गया तब दूसरा लगाने के लिए सोचेंगे, दूसरा फेल तो तब तीसरा, तीसरा फेल तो तब चौथा। ओके, तो खैर दूसरा यही था कि मतलब अगर रूट नहीं हटे तब फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा क्या है, अगर फार्मूला नहीं लगे तब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। अगर फार्मूला कोई रूट के अंदर चीज़ें हैं और उसमें फार्मूला ही नहीं लग रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, कहे तो टी या जेड मानने की कोशिश करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगे, है ना, तीसरा स्टेप भी नहीं लगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगे, तो फिर क्या करेंगे, चौथे स्टेप में क्या, कहां पर जाना है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगे तब अंत में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगेगा तब अंत में क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को लगाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर रखना है कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, रूट के अंदर चीजें आया हुआ है, तो पहला तो आपको ये सोचना है कि रूट को खत्म करना है, अगर हो जाता तो अच्छी बात है, तो
फिर तो आंसर आ जाएंगे। अगर रूट के अंदर चीजें हैं, है ना, अगर रूट से चीजें नहीं हट रहा है, तब दूसरे नंबर में आपको फार्मूला लगाने के लिए सोचना है कि जो भी मैंने आपको फार्मूला बताए हैं, 8-10 फार्मूला जो भी बताया उसके बारे में सोचना है, ठीक है। और उसके बारे में सोचना, अगर फार्मूला भी नहीं लगे तब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सोचना है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगे तब जो है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 21 में ही पढ़ा है कि भाई कब ए साइन थीटा लेना है, कब ए कॉस थीटा लेना, रूट के अंदर कौन कौन सी चीजें रहेगा, तो किस किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 21 देखिएगा, तो उसमें आपको शायद क्लियर हो जाएगा। 21 या 20, है ना, इन्हीं दोनों लेक्चर में आपको मिल जाएगा, है ना। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि लेक्चर नंबर 21 में वो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली बात है या 20 में, इन्हीं दोनों में से कहीं होंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि 20 में होना चाहिए, 21 में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो वो चीजें हैं, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो ये चीजें हैं। तो सिस्टमेटिक वे से, है ना, कोई भी सवाल है तो ये सिस्टम होना चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट वाली बात है कि हाँ, कोई भी रूट के अंदर चीजें आया तो दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, है ना, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। ये चीजें क्लियर होगा तो धड़ल्ले से आप सवाल को बना लेंगे, है ना। एग्जाम में सवाल तो बनाने के लिए देता है ना, ऐसा नहीं है कि सर चारों में से चारों नहीं लगे तो, है ना, क्योंकि हम लोग निगेटिव बहुत सोचते हैं, ठीक है ना। भाई साहब एग्जाम में सवाल बनने के लिए देता है, बनेगा, यकीनन बनेगा, ठीक है ना। और चारों में से कोई एक तो तरीका लगना ही लगना है ना, ये कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ खड़े होकर हम आपको पढ़ा रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं तो यूं थोड़े दे रहे हैं भाई, है ना, हम भी बहुत कुछ ज्ञान करके आपके सामने में चीज़ों को रख रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, है ना, आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग ये चीज़ हम लोग जो बोले कि हाँ क्या करना है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, तो हम इस तरह की चीज़ों को है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम एग्जाम्पल को इलुब्रेट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लिखा गया है, इन सारे एग्जाम्पल्स को बनाएंगे तो इसके जरिए से मैंने जो कॉन्सेप्ट 20 लिखा है ये भी और भी बेहतर तरीके से आपके सामने में क्लियर होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम लोग सवाल के ऊपर आते हैं जो कि कॉन्सेप्ट 20 पर ही लगभग आधारित सवाल हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये सारे सवाल मैंने सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है, ठीक है। अब जो है पहला नंबर जैसे सवाल है, ठीक है, रूट के अंदर चीजें हैं, है ना, क्या करना है आप बताइए। रूट के अंदर चीजें, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि रूट के अंदर से चीजों को हटाना है। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगकर या कुछ लगकर हट रहा है तो हटा देंगे। ओके, तो आप देखिए फार्मूला लग रहा है दोस्त, है ना, तो फार्मूला लग रहा है 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, है ना। ये सवाल ऑलरेडी पहले भी हो चुका होगा, है ना, शायद लेक्चर नंबर 6-7 इस सब में हो चुका होगा, ठीक है ना, कि रूट के अंदर जहां पर ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया होगा कि रूट के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, है ना, वहां पर ये सवाल पहले भी हो चुका है। अगेन फिर से आपको रिकैप करवा रहा हूं कि 1 माइनस cos x है, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर, क्या 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा हाफ होता है x/2 इंटू dx। ओके, तो अब जो है √2 तो बाहर निकाल लेंगे, √2 तो रूट के अंदर रहेगा, sin स्क्वायर x/2 है, 2 तो साइन है तो एक तो बाहर आ जाएंगे। चलो ठीक है, आपको गैदरिंग हो सकता है, तो sin स्क्वायर x/2 है, 2 तो sin x/2 है तो एक तो बाहर आ जाएगा, इंटू √2 आ जाएंगे, इंटू dx रहेंगे। अब जो है √2 बाहर निकाल लेता हूं, sin x/2 इंटू dx। ओके, तो √2 sin x/2 है तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x/2 हो जाएंगे, लेकिन x के साथ जो गुना में रहेंगे वो भाग में आ जाएंगे, हाफ गुना में हाफ भाग में आ जाएंगे, प्लस c आ जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 2√2 cos x/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो रूट के अंदर चीजें देखे कुछ था, हम सोचे कि रूट को हटाना है, हट गया यहाँ पर, है ना, जिसका भी इंटीग्रेशन था सब कुछ रूट से हट गया, फिर तो आगे काम कर लिए, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो खैर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, है ना, फिर हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ेंगे, है ना। सवाल हम मिटाना भी नहीं चाह रहे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न तो ये आपका कॉन्सेप्ट मिटाना चाह रहे हैं, ठीक है। टाइम मिल गया आपको स्क्रीनशॉट लेने का। भाई साहब मैं कई बार बोल रहा हूं कि स्क्रीनशॉट जो है आप 3 फिंगर्स को ऐसे रखिए, सामने से स्लाइड कीजिए वीडियो पर, अपने आप स्क्रीनशॉट आ जाता है, ठीक है ना। वो बटन दबाने के चक्कर में आपका स्क्रीनशॉट आएगा ही नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट आता ही नहीं, आप मिटा देते हैं, ठीक है। वो भाई फास्ट दुनिया चल रहा है भाई, आप लोग कहाँ फंसे हैं बटन दबाने के ऊपर जो है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, स्लाइड कीजिएगा अपने आप आ जाएंगे। ओके, तो खैर
उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। तो बेहद ही कंसेप्चुअल चीज़ है ना इंटीग्रेशन। देखो भाई दोस्त, हम आपको पहले ही बोले कि इंटीग्रेशन बड़ा खतरनाक है। अगर आपका मिसिंग होगा, आप बढ़िया से चीज़ों को एक भी लेक्चर मिसिंग करेंगे तो आपको दिक्कत यकीनन आएगा, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, सब एक दूसरे से लिंक है ना। और थोड़ा हर चीज़ में जो है दिमाग का इस्तेमाल होता है ना। डिफ्रेंसिएशन नहीं है जो चैन रूल लगाते गए आंसर आते गए। हर सवाल के पीछे इसमें दिमाग लगता है ना। इसीलिए तो भाई इससे अगर जिसका भी इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो यकीनन उसका जो है ऑलमोस्ट 40 मार्क्स कवर करता है। ऑलमोस्ट हर बोर्ड एग्जाम में लगभग 40 मार्क्स कवर करता है। अगर आपको बढ़िया तरीके से आता है तो आराम से 40 मार्क्स ला सकते हैं। डायरेक्टली तो 25 नंबर के आसपास का सवाल आता है डायरेक्टली, लेकिन आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी तो आता है लॉन्ग टाइप का सवाल। बाकी चीज़ें डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल होता है, एरिया में भी तो इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल होता है। नियरेस्ट अराउंड जो है आपको जो है 40 मार्क्स के आसपास ये इफेक्ट करता है ना। इंटीग्रेशन का हर चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, और दोनों से लॉन्ग टाइप का सवाल पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर साल। ठीक है ना, तो वहां से और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी सवाल बनते हैं। ठीक है, और तो वहां पर भी आपको इसका ही इस्तेमाल होगा। तो हर जगह इस्तेमाल होता है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं कि 40-40 मार्क्स को कवर करता है। ओके, और बिहार बोर्ड एग्जाम में तो भैया 50 भी पहुंच जाएगा। ठीक है ना, बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, नंबर ऑफ सवाल ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक चीज़ मैं डील कर दूँ कि पता नहीं एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, फॉर्म भरा जा रहा है, एग्ज़ाम होगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। हाँ, ये यकीनन है कि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगी, है ना। और उम्मीद है कि मार्च में भी नहीं होना चाहिए, अप्रैल में भी नहीं होना चाहिए, मई जून जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है ना, लेकिन अपने तरफ से आपको तैयार रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। और एक चीज़ तो तय है दोस्त कि एग्जाम में जो सवाल इस बार पूछेंगे बहुत ही लॉलीपॉप सवाल पूछेंगे, जिसका आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि कितना आसान सारा सवाल रहेगा। एकदम सिर्फ आपको जो है चैप्टर का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं बात को, ये चीज़ क्लियर है। जब ऐसे सिचुएशन में सबको पता है कि बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ऑनलाइन कितना बच्चा क्या पढ़ता है ये मुझे भी पता है दोस्त, है ना, आपको भी पता है ना। हम अभी गाँव से घूम के आए भाई, नेट चलता ही नहीं है। ठीक है ना, स्लो चलता रुक कर। अगर इसलिए जो है मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइव क्लास लीजिए सर, लाइव क्लास ले लेंगे दोस्त, लेकिन देख कहाँ पाएगा लोग, देख ही नहीं पाएगा। जो गांव में लोग रहते हैं कहाँ से देख पाएंगे, लाइव होंगे तो फिर वो उसके पास जाएगा ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए, दोनों सेम इफेक्ट हैं, दोनों से ही आपको नॉलेज का ही गेन होता है। ठीक है ना, इफेक्टिवली मैं अपना सिस्टमेटिक तरीके से मैं जब वीडियो को शूट करता हूँ तो बहुत सोच समझ के सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग में रखता हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ सामने में रखना है। ठीक है ना, तो और ज़्यादा मेरे हिसाब से जो हम वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं, मेरे हिसाब से हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको दे पाते हैं, है ना। तो खैर ये चीज़ें हैं, तो ये सारी बातें हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। जो भी है वीडियो जा रहे हैं आप तब तक गेन करते जाइए, है ना। और आपको, मुझे उम्मीद है कि मैंने तो आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, इफेक्टिवली 2013 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि मैंने कोई चीज़ समझाया और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया और क्लास वो रेगुलर है ना, तो ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अगर पूरा लेक्चर देखते होंगे कि 1 2 3 4 5 आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, प्रॉब्लम उसको आएगा जो आप देखते ही नहीं है ना, 5 मिनट देखते हैं छोड़ देते हैं, बोरिंग फील। ठीक है ना भाई साहब, हर चीज़ को आप सोचेंगे इंटरेस्ट मिलेगा। इंसान का नेचर होता है ना, आप मैं बता दूं, इंसान का नेचर होता है जिसमें मज़ा आता है ना वो काम करना चाहता है इंसान। ठीक है, अब जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगा कि अरे कैसे हो गया, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आ गया, फटाक से छोड़ देंगे। ये इंसान का नेचर होता है। हर किसी इंसान का, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी इंसान का नेचर होता है कि जिसमें मज़ा आता है, जो आसान लगता है उसकी तरफ लोग मुड़ जाते हैं, है ना, उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा सोचने और समझने की ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से लोग भागते हैं। ठीक है, लेकिन भैया मज़ा लेने से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ जाएंगे, जेई क्वालिफाई नहीं कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको मज़ा
लेने से नहीं, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा और सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। आप ध्यान रखिए। अब जैसे जेई का एग्ज़ाम होने वाला है ना, नेट का भी होगा, ठीक है। कौन सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन ले लिया, ठीक है ना, ले रहा है, ठीक है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो खैर अपने तरफ से तो भैया तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, बहुत सारी बातें होगी, चलिए इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जो है ये जैसे सेकंड नंबर सवाल है, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल, इसका सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। छोटा छोटा सब सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिया गया है। और मैं एक चीज़ मैं दोस्त आपको बता दूं, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे या झारखंड बोर्ड के बच्चे, मैं जो क्लास में सवाल करवा रहा हूँ ना दोस्त, मैं जो वीडियो में सवाल करवा रहा हूँ, यही सेम टू सेम सवाल रहेगा, या नहीं भी रहेगा तो इसी तरह से रहेगा। जैसे 4 - x² लिख दे, 4 की जगह पर हो सकता है 5 रह जाए, हो सकता है 10 रह जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हुआ कि वो उस तरह की चीज़ मैंने बताई नहीं और एग्ज़ाम में आ गया। नो दोस्त, ऐसा आज तक न हुआ है, न होगा, है ना। और इसके लिए प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। बिहार टॉप करता है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब कि सिस्टमेटिक विषय चीज़ें रहता है। और ऑलमोस्ट बच्चे जो सिंसियर रहता है सबका तो 90+ आ ही जाता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ, है ना, जो मैं आपके सामने में बोल रहा हूँ कि वो सही है, ठीक है। वो बिल्कुल लगभग 100%, 99% तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 100% कुछ होता नहीं है ना, मैं इसलिए 99 लेकर चलता हूँ। तो वो चीज़ है। और बिहार बोर्ड वाले को ज़्यादा, खास तौर पर मैं बिहार बोर्ड वाले को तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है, भैया ये सवाल नहीं बना तो वो बना लेंगे, वो नहीं बना तो वो बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना मैं आपको क्लासरूम में करवा रहा हूँ वो चीज़ आप फोकस रखिए, तो यकीनन अच्छा होगा, ठीक है ना, यकीनन अच्छा होगा। और आपका एक भी सवाल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, सीबीएसई की बात, एक भी नहीं छूटेगा। मैंने आज तक के इतिहास में देखा, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि जिस तरह से चीज़ें बताएं उसी तरह से चीज़ें आ रहा है। ओके, तो खैर ये सारी बातें होगी। चलिए हम दूसरे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, ये नहीं होना पता नहीं बुक नहीं बनाए, ये बुक बनाए, वो बुक बनाए, ठीक है ना। तो ये सब गलत फाहमी में नहीं रहना है, ठीक है। अब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन भाई हर तरह का नॉलेज है अपने को, ठीक है ना, हर बुक को पढ़ा हुआ बंदा है, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, काम चल जाएगा, ये फालतू वाली बातें हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। एनसीईआरटी को मैं कोई किताब नहीं मानता हूँ, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत बढ़िया बुक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बेस है, कहने का सिर्फ है कि ये बुक है भैया, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बुक है ना, ये कहने के सिर्फ हैं, लेकिन ओरिजिनल में कुछ और ही बात है। और ये मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, आप क्वेश्चन बैंक लीजिए और एनसीईआरटी से सवाल मिलाइए कि क्या, हाँ, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा सवाल एनसीईआरटी से, आपको खुद पता पड़ जाएगा। अराउंड भाई साहब कोई भी बोर्ड एग्जाम में 50 to 60% सवाल एनसीईआरटी से रहता है, बाकी नहीं रहता है, ठीक है। और बिहार बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम की तो बात ही जुदा है, ठीक है। इसमें तो 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है और एनसीईआरटी की 2 बुक चलती हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, और दोनों वॉल्यूम का अगर आप काउंट कीजिएगा कि टोटल अराउंड जो है आपको 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोनों बुक को मिला करके, ठीक है ना। तो 250 अगर ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, है ना, आपको लगता है कि 250 ऑब्जेक्टिव सवाल, 250 ऑब्जेक्टिव सवाल में से हर साल 60 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहा होगा, तब तो चमत्कार ही हो जाएगा भाई। लोग आर्ट्स छोड़कर साइंस रखने लग जाएंगे, मैथ रखने लग जाएंगे, ऐसा चमत्कार तो, और नंबर अच्छा लाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, है ना, ये गलतफहमी है, ठीक है। मुश्किल से 8 से 10 सवाल रहता है 250, हम लोग तो हर साल एनालिसिस करते रहते हैं, है ना। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर रहता कहाँ से, और ये मैंने पर्सनली एनालिसिस किया है कि 99% सवाल जो रहता है ऑब्जेक्टिव, वो केसी सिन्हा के ऑब्जेक्टिव, जो केसी सिन्हा का जो हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं से रहता है, वहीं से रहता है भाई, ठीक है। सेम टू सेम सवाल, और कोई भी चीज़ है अगर सेम टू सेम पहले सवाल बनाए हुए हैं तो एग्जाम में वही सवाल आए तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अच्छा ये सवाल तो मैंने बनाया है, बन जाएगा। अगर पहली बार वो सवाल देखें, हाँ आप यकीनन उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन उस सवाल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बनाने में टाइम भी लगेगा, सोचने में भी टाइम लगेगा, है ना। और एग्जाम में
ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको एक ही घंटा ऑलमोस्ट टाइम मिलता है, मोटा मोटी 1 घंटा मान लो, सवा घंटा कहने का है ना। 1 घंटा 15 मिनट जो है ना आपका इधर उधर चला जाएगा, रंगने में चला जाएगा, है ना। OMR सीट रंगोगे, इधर इन्विजिलेटर बोलेगा इधर आओ उधर आओ, इधर सरको उधर सरको, ये सब करने में जो है आपका बीत जाता है, ठीक है ना। मोटा मोटी 1 घंटा मान लो, 1 आवर टाइम है, और आपके पास जो है 50 क्वेश्चन, मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1 मिनट पढ़ने वाला एक सवाल पर, तो टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो आपका सवाल छूट जाएगा। और मैंने देखा है, एनालिसिस किया है कि बिहार बोर्ड के बच्चे को जो है ऑब्जेक्टिव सवाल में ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो तो बच्चे तो बोलते हैं कि हाँ सर जानते थे लेकिन टाइम कम पड़ गया। कारण यही है कि उसका प्रैक्टिस नहीं रहा था, वो एनसीईआरटी बनाए हुए रहता है, कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी बनाओगे तो फिर वही इसी तरह से फंसोगे, है ना। तो प्रैक्टिस जरूरी है, ओके। तो प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है, और जिस बुक से सवाल पूछा जा रहा है उस बुक का प्रैक्टिस कीजिए, सीधी सी बात है। क्यों पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है सर एनसीईआरटी है इससे क्यों पूछ रहा है, ये सरकार आपको बताएगी, लेकिन फैक्ट जो है यही शाश्वत सत्य है कि जो बुक में पूछा जा रहा है, अभी जो फोकस कर रहा है ना, यही आपका फोकस कर रहा है, ठीक है ना। केसी सिन्हा को ही फोकस कर रहा है, चाहे उस सीबीएसई भी केसी सिन्हा को ही फोकस कर रहा है ना, उसी से सवाल डाल रहा है। सीबीएसई ज़्यादा से ज़्यादा आरडी शर्मा और केसी सिन्हा, ये दोनों को ज़्यादा फोकस करता है। इन जनरल देखते हैं कि केसी सिन्हा को फोकस करता है सेम टू सेम सवाल में, ठीक है ना। आरडी शर्मा से भी सेम टू सेम सवाल में केसी सिन्हा से ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट है ना, और ये सारे फैक्ट हैं, आप लोग सिर्फ सुनते हैं, जैसे मैंने सुना है आप सुन लिए, ठीक है, कि हाँ सर ने ऐसा बोला, लेकिन कभी आपको फुर्सत नहीं मिलता कि सर जो बोला वो झूठ बोला या सही बोला। चलो हम लोग क्वेश्चन बैंक पलटाते हैं और बुक मिलाते हैं, आज 3 घंटा 4 घंटा टाइम निकालते हैं और देखते हैं उसकी बातों में कितनी सच्चाई। ये कभी नहीं करने वाले, ठीक है ना, नहीं करने वाले, नहीं करता भाई। 100 बच्चे में 1 बच्चा 2 बच्चा कर दिया तो कर दिया, ऑलमोस्ट तो नहीं करता है। कीजिएगा ना तो तब आपको सही हकीकत क्या है वो चीज़ पता पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं करोगे तो सिर्फ सुनोगे, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकलता अच्छा ऐसा बोला, है ना, ऐसे सर बोले, और दूसरा सर के पास जाओगे कहीं और जगह तो वो कुछ और ही बोल देंगे, है ना। क्योंकि सबको पता है, टीचर लोग को भी पता है कि बच्चा लोग पढ़ता नहीं कि कहाँ से खोजने जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो भैया अपने से रिसर्च कीजिए, अपने से खोजिए कि क्या सही है या क्या गलत है ना। सिर्फ दूसरे के बातों में मत पढ़िए कि एनसीईआरटी पढ़ लो तो बहुत महान बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो खुद एनालिसिस कीजिए, आपको खुद पता पड़ेगा, ओके। खैर कुछ ज़्यादा ही बात हो गई आज, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो के ऊपर आते हैं, ठीक है। dx/4 √4 - x² है, और ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है कि यहाँ पर जो है आप रूट के अंदर चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से dx/4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - x², ठीक है। 2 का स्क्वायर - x², ये चीज़ जो है 2 का स्क्वायर - x², कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ओके। तो ये तो रूट के अंदर ऊपर dx रहे, नीचे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल प्लस वेरिएबल, जैसे भी लिखा रहे सबके लिए फार्मूला है ये कि इसके लिए क्या फार्मूला होगा, है ना, क्या फार्मूला होता है बताइए, है ना। तो dx/ फार्मूला सीखे है ना भाई, √a² - x², ठीक है। क्या फार्मूला होता है इसके लिए, साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, ओके। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स हो जाएंगे, x के जगह पर x है और a के जगह पर 2 है, ठीक है, ये आ जाएंगे, ओके। तो साइन इनवर्स x/a + c, ये आपका आंसर आ जाए। इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। चलिए इसे रफ कर देता हूं, फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है ये तीसरा नंबर सवाल, ऊपर dx है, नीचे √x² + 25, ओके, ये चीज़ है। तो इसी का सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हो ऊपर dx है, नीचे वेरिएबल का स्क्वायर है x² और प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर बना दो 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ऊपर dx है, नीचे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए फार्मूला वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट फार्मूला होता है, इसके लिए हम लोगों ने पहले पढ़ा log mod x प्लस √ क्या होता है, यही चीज़ उतर जाता है x² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस c, ओके। तो log mod x प्लस √x² प्लस 25 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये तीसरा नंबर सवाल आ गया। तो देखिए, जब सबसे पहले तो रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, नहीं हटता तब हम क्या लगा देते हैं, फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे कि रूट तो हटेगा नहीं, फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लगा दिया। ठीक, चलिए इसको भी कॉपी कर लें। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सवाल है 4 नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx भी होगा साथ में, 2x dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये सवाल है, आप देख सकते हैं इस सवाल में कि फार्मूला तो रूट से तो कैसे बाहर निकलेगा, बाहर तो निकलने का चांस नहीं है। और फार्मूला भी कौन सा फार्मूला तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नहीं रहता तो फिर फार्मूला लग जाता। 2x है, इस वजह से फार्मूला नहीं लगेगा। तो न तो जो है रूट से बाहर चीज़ें आ रहा है, न तो फार्मूला लग रहा है ना, न तो रूट से बाहर करने की कोशिश करते, न तो ये हो रहा है, न तो फार्मूला लग रहा है। तब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, रूट के अंदर वाले को t, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लेंगे, t, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे। ओके, तो नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद जो है सबको 2x dx से किस में चेंज हो जाएंगे, ऊपर dt आ जाएंगे, नीचे रूट ओवर t। ठीक है, और dt कहे तो 1 इंटू 1, या फिर आप लिख दो t पर पावर हाफ आएंगे, नीचे ऊपर जाएंगे तो t पर पावर माइनस हाफ इंटू dt, पावर एक एक जोड़ देंगे, माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, और t पर पावर हाफ, नीचे भी हाफ ऊपर 2 प्लस c, और 2t कहे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर पावर हाफ प्लस c। ओके, या फिर इसको रूट के अंदर भी बना सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या आ जाएंगे, c। ओके, ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिए, नो तो रूट से बाहर चीज़ें आ रहा था, नो फार्मूला लग रहा था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है 5 नंबर वाला। तो 5 नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बाई रूट ओवर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये सवाल है। तो इसमें आप देख सकते हैं चीज़ें रूट से तो बाहर कैसे आएगा, है ना, कोई फार्मूला तो ऐसा कुछ है नहीं जो लगकर बाहर आ जाए। तो और ठीक है, रूट से तो बाहर नहीं आ सकता है, न तो कोई फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो लगेगा, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखना है, साइन एक्स को t मान लेंगे। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और नो लिखेंगे, ऊपर आपका dt आ गया, नीचे 4 माइनस टी स्क्वायर आ गया। तो ऊपर dt और नीचे 4 माइनस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो अब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई साइन इनवर्स t बाय 2 प्लस c, और साइन इनवर्स t कहे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन x, है ना, बाय 2 प्लस c। ओके, ठीक है दोस्त, तो ये आपका आंसर आ गया, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। साइन इनवर्स t की जगह पर ये एंगल है t बाई 2, साइन इनवर्स साइन x बाई 2। चलिए 5 नंबर हो गया, इसके बाद 6 पर आते हैं। 6 नंबर जो है ये है आपका 2x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, ये चीज़ है। तो 2x dx बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को t, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल dt, और ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या आ जाएंगे फार्मूला, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई साइन इनवर्स t बाई 1 प्लस c, और साइन इनवर्स t कहे तो किसको माने, एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, ये 6 नंबर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर, तो अब मैं इधर रब कर देता हूँ, अब थोड़ा सा लेंथ में जाएगा सवाल, है ना, रब कर देता हूँ, थोड़ा सा लेंथ वाला सवाल है आगे। चलिए रब कर दूँ। तो लेकिन ध्यान रखना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, कब कौन सा स्टेप लगाना है।
सवाल यहाँ तक 6 तक हो गया था। ठीक है, 7 नंबर सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं, छोटा सा ही 7 नंबर सवाल की बात कर लें तो 7 नंबर में है dx बाई एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है, ये 7 नंबर सवाल है। तो इसके 7 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले रूट से तो बाहर होगा नहीं, कैसे होगा, है ना, ट्रिगो का चीज़ रहता है तो फिर तो फार्मूला लगकर बाहर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो रूट से तो बाहर होंगे नहीं। ठीक है, तो रूट से बाहर नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा अब तो रूट से बाहर नहीं होंगे तो तब जो है फार्मूला लगाने के लिए सोचेंगे। फार्मूला में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, है ना। फार्मूला चार्ट आपको कई बार दिया गया है ना, आप देखिएगा तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है ना। ये एक्स स्क्वायर नहीं रहता तो फिर फार्मूला हो जाता, लेकिन ये वाला पोर्शन है, इस वजह से फार्मूला नहीं लगेगा, है ना। और तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, पहला तो न तो रूट से हटेगा, दूसरा न तो फार्मूला लगेगा, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो टी रूट के अंदर वाली को मानते हैं, अगर इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी मिलना चाहिए। ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, -2 मिले नहीं मिले, x मिलना चाहिए, है कहीं पर x ऊपर में, है ना। -x इंटू dx dt में जाएगा ना, तो x ऊपर में रहना चाहिए, कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लग रहा है ना। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा तब सबसे लास्ट में जो है हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को लगाते हैं। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पर क्या मानेंगे, इस तरह से कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर में a sin थीटा माना जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप देखिएगा, है ना, पिछला लेक्चर देखिएगा, उसमें इस तरह की चीज़ें ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर क्या लिया जाता है इसके बारे में बात किया गया है। अब x के तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके लास्ट में dx a sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा इंटू डी थीटा, इसके बाद नो लिखा जाएगा, नो लिखने के बाद dx बाई एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए सबको थीटा और डी थीटा में चेंज करना है, तो dx के बदले में आप लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा बाय एक्स स्क्वायर, x क्या है, a sin थीटा है, तो a sin x के जगह पर a sin थीटा लिखेंगे, a sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, x के जगह पर a sin थीटा है तो a sin थीटा का स्क्वायर, और रूट ओवर a स्क्वायर, a के जगह पर a स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर क्या है a sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए सबको dx के बदले में a cos थीटा इंटू डी थीटा, बाकी x के जगह पर a sin थीटा लिख दिया, जहाँ भी x था यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a cos थीटा डी थीटा बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो a स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंदर रूट के अंदर कॉमन लिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में a cos थीटा डी थीटा बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और रूट ओवर a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहे तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएंगी। इसके बाद जो है a cos थीटा डी थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर a cos थीटा बाहर आ जाएंगे, a cos थीटा क्या आएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 बाय a स्क्वायर और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कहे तो cosec स्क्वायर थीटा आ जाएंगे इंटू डी थीटा। ठीक है, और 1 बाय a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा को माइनस cot थीटा प्लस c और माइनस 1 बाय a स्क्वायर cot थीटा प्लस c। ओके, अब cot थीटा है ना, तो थीटा तो मैंने माना था, है ना, इसको ओरिजिनल में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं, है ना, क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो cot थीटा को यहाँ से sin थीटा क्या निकल के आएगा, sin थीटा इक्वल x बाई ए। ठीक है, और यहाँ से sin थीटा निकल गया x बाई ए, तो यहाँ पर मैं रफ में थोड़ा सा कर देता हूँ, रफ में, और sin थीटा इक्वल x बाई ए है। ठीक है, sin थीटा इक्वल p बाय h होता है, और b निकल जाएगा तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो किसके बराबर निकालना, cot थीटा के बराबर, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
p बाई बी, बी बाई पी हो जाएंगे, तो b के जगह पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और p क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे -1 बाई ए स्क्वायर, कॉट थीटा की जगह पर यहाँ पर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस सी। ओके, रफ में आप जब भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देंगे तो रफ में साइड में रफ करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको आंसर का भी पार्ट बना सकते हैं या रफ करके साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए फिर नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि हो किस तरह से चीजें रहा है। नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 8 है, 8 नंबर में है dx बाई एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, न तो ये रूट से बाहर आएगा, न कोई फार्मूला लगेगा, न सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो x इक्वल कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर क्या लगता है, a tan थीटा, तो a की जगह पर 1 tan थीटा कहे तो tan थीटा, ठीक है। तो dx इक्वल tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। और इसके बाद नो लिखेंगे और सबको थीटा और डी थीटा में चेंज करेंगे। dx के बदले में sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर 1 प्लस एक्स की जगह पर tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहे तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएंगे। ओके, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को बाहर आएगा तो sec थीटा में चेंज हो जाएंगे। ओके, ये कैंसिल। अब जो है इसको मैं क्या कर सकता हूँ आगे, sec थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 बाय कॉस थीटा और tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये कैंसिल, कॉस थीटा ऊपर चले जाएंगे, है ना, मैं फ्रेश से ऊपर में लिखता हूँ, कॉस थीटा ऊपर जाएंगे, कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना। अभी भी आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना, तो कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसके लिए तो फार्मूला आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एक तो कॉट थीटा हो जाएंगे और एक साइन 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या हो जाएंगे, माइनस कॉसेक थीटा का, ठीक है, ये माइनस कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला आ जाएंगे माइनस कॉसेक थीटा, है ना। यही तो पता करते कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कोसेक थीटा को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस कोसेक थीटा को माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आपका आ गया। साथ साथ में इसको ओरिजिनल में भी चेंज करना है, तो चेंज करना है कोसेक थीटा के बदले में, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा इक्वल क्या है, एक्स है, रफ वर्क में हम लोग देखेंगे tan थीटा इक्वल एक्स है, कहते हैं एक्स बाय 1 p बाई बी, ठीक है, और h निकाल लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कॉसेक थीटा अगर आप निकालिएगा, कॉसेक थीटा बराबर p बाय एच बाय पी हो जाएंगे, h के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और h बाय p के जगह पर क्या है, x है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, कर लिए कॉपी, ठीक। फिर आज का लास्ट सवाल होगा, इसके बाद आज का लास्ट सवाल कर लिए होंगे, रब कर देता हूँ।
9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये भी अच्छा सवाल है ना। इसके ऊपर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल, देखिए इस तरह की चीज़ें रूट से बाहर आने के लिए तो न तो आपको पता है कि ये रूट से ऐसे कैसे बाहर आएगा, है ना, ट्रिगो का चीज़ है नहीं, बाहर तो आ नहीं सकता। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की कोई फार्मूला भी ऐसा होता नहीं है जो फार्मूला लग जाए। नो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसको टी मानेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे केसेस में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए x इक्वल a cos क्या लेते हैं 2 थीटा, है ना। ये चीज़ हम लोग इंटीग्रेशन में भी देखे हैं, डिफरेंशिएशन में भी देखे हैं, यही सब्स्टिट्यूशन लिया जाता है। अब dx आ जाएंगे और a cos 2 थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएंगे, माइनस साइन 2 थीटा और इंटू 2, ठीक है। dx इक्वल क्या आ जाएंगे, माइनस 2a साइन 2 थीटा, ओके। इसके बाद नो लिखा जाएगा, नो लिखकर सबको थीटा और डी थीटा में चेंज करना है। रूट ओवर a माइनस एक्स, एक्स क्या है a cos 2 थीटा बाय a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं a cos 2 थीटा, ठीक है। और साथ साथ में dx है तो dx के बदले में क्या लिखेंगे, माइनस 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा भी आएगा साथ में इंटू डी थीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आ जाएंगे आपका रूट ओवर a कॉमन ले लेता हूँ अंदर अंदर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएंगे और बाय a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और इधर जो है माइनस 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये कैंसिल। अब जो है ये फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल क्या होता है बताइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ये होता है। इसके बाद जो है ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो है और माइनस 2a साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये तो रहेगा 2 कैंसिल, ठीक है। अब आगे जो है इसको हम आगे एक्सिट कर रहा हूँ, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक तो साइन थीटा ऊपर बाहर आ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा 2 है तो एक तो बाहर आ जाएगा, और माइनस 2a साइड में रखता हूँ, और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, इंटू डी थीटा। ऐसा इसलिए क्या कि यहाँ पर एंगल थीटा आ चुका है, इधर एंगल 2 थीटा है तो 2 सेम एंगल होना चाहिए, तो 2 थीटा को मैंने थीटा में चेंज कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है माइनस 4a बाहर निकल आएगा, तो माइनस 4a बाहर निकल आएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, है ना। ये माइनस 2a तो पहले से था, और आपका जो है और एक फार्मूला लगाने के बाद 2, तो माइनस 4a बाहर कर दिया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो माइनस 4a साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर पावर नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने पावर को हटा दिया। तो 2 जब 4 आ जाएंगे, माइनस 2a और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, और जो आगे जो आ जाएंगे आपका माइनस 2a और इसका थीटा और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस c, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट क्या करना, माइनस 2a थीटा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल क्या आ जाना है, कॉस 2 थीटा इक्वल देखिएगा x बाई a, है ना। कॉस 2 थीटा इक्वल ये बाई ये आ जाएंगे x बाई a, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है रफ में थोड़ा सा दिखा दूँ मैं, यहाँ पर जगह नहीं है। कॉस 2 थीटा इक्वल x बाई a आ गया, कॉस 2 थीटा इक्वल x बाई a, और 2 थीटा इक्वल कॉस इनवर्स x बाई a, और थीटा इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स x बाई a, ओके।
तो क्या आ गया थीटा के बदले में 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, अब जो है नेक्स्ट -1/2 है ना, साइड में रखता हूँ, साइन 2 थीटा। देखो cos 2 थीटा का वैल्यू ये, अब साइन 2 थीटा निकालना है ना, cos 2 थीटा इक्वल एक्स बाई ए है, तो साइन 2 थीटा इक्वल आप लिख सकते हैं साइन थीटा, जैसे साइन थीटा इक्वल क्या आता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है ना। तो अगर थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है, साइन 2 थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, थीटा की जगह पर कुछ भी रह सकता है, थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी, तो साइन 2 थीटा इक्वल √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख देंगे, और जो है √1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू पता है एक्स बाई, ठीक है, का स्क्वायरिंग आ जाएंगे, तो क्या आ जाना है, तो देखिए साइन 2 थीटा इक्वल क्या आ गया √1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायरिंग ना, √, क्या आ गया एक्स बाई ए का √1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब जो है एक बार जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर दूं, इसको समझाने के लिए था, तो अब -2a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2a इंटू हाफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2a बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो -a कॉस इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस ये a स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, है ना, तो 2a है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, तो a स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएंगे तो a आएंगे, तो ऊपर में एक तो a है, a स्क्वायर से बाहर आएंगे तो a, ऊपर भी a नीचे भी कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस से। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।